नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरी खास सीरीज मणिपुर पर 7 दिन 7 कहानियां। हिंसा, आगजनी और आपसी दुश्मनी की कहानियां, वीडियो, तस्वीरें तो आपने अब तक 3 महीने में बहुत देखी, पढ़ी और सुनी होगी। मणिपुर की जातीय हिंसा को 3 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन मैंने इस सीरीज के तहत ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने का फैसला किया है जो ज़्यादा कहीं छपती या दिखती नहीं है। और पहले की अब तक जो तीनों कहानियां आई उसका आपने समर्थन किया, इसके लिए आभार। आज पेश है चौथी कहानी कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे उम्मीद की एक किरण जगमगा रही है। तो देखिए, आखिर तक देखिए। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो आइए देखते हैं चौथी कहानी क्या है। आप जानते हैं, मणिपुर की जातीय हिंसा में 50,000 से ज़्यादा लोग अपना घर बार गंवाकर बीते करीब 3 महीनों से राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन यह राहत शिविर ही उम्मीद की एक नई किरण भी जगा रहे हैं। आपके मन में सवाल पैदा होगा कि आखिर इस हिंसा के बीच, राहत शिविरों में किसी तरह गुजर बसर करने वाले लोगों के बीच उम्मीद की किरण आखिर क्या हो सकती है। दरअसल राहत शिविरों में अब तक 200 से ज़्यादा नवजातों का जन्म हुआ है और इन शिविरों में गूंजने वाली किलकारियाँ उम्मीद की नई किरण जगा रही है यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में। शिविरों में बच्चे का जन्म एक उत्सव की तरह होता है। उस मौके पर पूजा पाठ होती है, लोगों को सामुदायिक भोज कराया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है और सब लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। राजधानी इंफॉल के यूथ हॉस्टल में खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए एक राहत शिविर है। उसमें अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों का जन्म हो चुका है। यहाँ करीब 50 ऐसी महिलाएं रह रही हैं जो गर्भावस्था के विभिन्न चरण में हैं। यहाँ कम से कम 2 महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने घर से भागते समय जंगल में ही बच्चों को जन्म दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में अब तक करीब 200 बच्चों का जन्म हुआ है। इन शिविरों में पैदा हुए बच्चों के नामकरण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। लड़का होने पर ज़्यादातर महिलाएं उनका नाम लान नाम्बा और लड़कियों के नाम लानजे नाबी रख रही हैं। यह मणिपुरी योद्धाओं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का प्रतीक है। इंफॉल पश्चिम जिले के मंत्री पुखरी में बने राहत शिविर में ही 38 साल की एस्थर होंता ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। वे राजधानी के एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर सानी लेन होंता की पत्नी हैं। उनको असम राइफल्स के जवानों ने बचाकर यहाँ तक पहुँचाया था। यहाँ डॉक्टरों की एक टीम ने सिजेरियन के जरिए उनके बच्चे को जन्म दिया। इंफॉल के ही खुमना लंपक इलाके में बने राहत शिविर में भी अब तक कई बार किलकारियाँ गूंज चुकी हैं। यहाँ अब तक 12 लड़कों और 14 लड़कियों का जन्म हो चुका है और कम से कम 30 महिलाएं 1 महीने के भीतर ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं। नवजातों की किलकारियाँ यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ देर के लिए ही सही अपने गम भुलाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। इसी शिविर में 24 साल की प्रियलता ने बीते सप्ताह अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है नाथो ईबी। हिंदी में इसका मतलब है चमकती हुई रोशनी। इन शिविरों में बच्चों के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मैतेई समाज की पारंपरिक स्वस्ति पूजा का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में आयोजित पूजा में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अलावा कई मंत्रियों और नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। प्रियलता बताती है कि काकचिंग स्थित उनके मोहल्ले में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, लेकिन वे अपने पति के साथ किसी तरह यहाँ पहुँचने में कामयाब रही। अब उस समय घर से भागते समय उनको अपने घर बार या संपत्ति की नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे की सबसे ज़्यादा फिक्र थी। वह बताती हैं कि अब अपनी बेटी को सुरक्षित जन्म देकर मैं बेहद खुश हूँ। उनके पति वांगखेम
लाचेम्बा बताते हैं कि घर से पलायन करते समय उनको अपनी गर्भवती पत्नी की चिंता थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ प्रियलता सुरक्षित रूप से बच्ची को जन्म देने में कामयाब रही। इसमें शिविर में रहने वाली अनुभवी महिलाओं ने भी उनकी काफ़ी सहायता की। इसी शिविर में रहने वाली हेमा नुंगसी तोम्बी चूड़ा चांदपुर जिले की मैतेई बहुल माता गांव से यहाँ आई है। वह अपनी आप बीती का जिक्र करते हुए बताती है कि चूड़ा चांदपुर में मैतेई लोगों पर हमले की खबर फैलने के बाद हमने हमलावरों के गांव में पहुंचने से पहले ही गांव छोड़ दिया था। बाद में सुरक्षा बलों ने हमें विष्णुपुर के मोइरांग स्थित एक राहत शिविर तक पहुंचाया। वहां बच्चे को जन्म देने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, इसलिए कुछ दिन बाद मुझे यहाँ लाया गया। यहाँ रहने वाली एक अन्य महिला बताती है कि जंगल के रास्ते भागते समय उन्होंने जंगल के भीतर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। इस काम में साथ चलने वाली महिलाओं ने मदद की, लेकिन उनको या उनके बच्चे को, नवजात बच्चे को 2 दिनों तक कोई चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली। और यही तस्वीर कुकी इलाकों में बने राहत शिविरों की भी है। वहाँ भी ऐसी कई कहानियाँ सामने आई हैं और आ रही हैं लगातार। तो इससे, इन शिविरों से लौटते हुए लगता है कि शायद सच ही कहा गया है कि ज़िंदगी किसी भी परिस्थिति में नहीं थमती। इसके साथ ही याद आती है मशहूर शायर कैफ भोपाली की यह लाइनें, जिंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां, मजबूरियां, तन्हाइयां। तो आज के लिए यही कहानी। फिर कल एक नई कहानी के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक आप देखिए, एक बार फिर आपसे अनुरोध, जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आप मेरे चैनल पर जाकर पहले की कहानियाँ भी देख सकते हैं और आगे भी अभी 4 कहानी है, 3 कहानी और आएगी। सबसे उम्दा कहानी होगी आखिरी कहानी, तो इंतज़ार कीजिए उसका। 7वें दिन मणिपुर पर 7 दिन 7 कहानियाँ का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।